नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे थे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 2021 प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे थे, जिसमें हमने जो वीडियो अभी जो अपलोड करी है रात में वो 20 तक करी है। 20 के आगे मैंने आपको बोला था कि कल मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए इस मॉर्निंग के वीडियो के लिए अभी हम इसको वो कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 20 तक कर लिया था हमने। 21 तक तो 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिंदुओं 3,0 और -5/4 को मिलाने वाली रेखाखंड की मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x, y ब्रैकेट में x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला होता है। x1 पहला 3 माइनस का 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, बाई 2, 0 प्लस 4/2। ये जाएगा तो माइनस का 2/2 हो जाएगा और इधर 4/2 हो जाएगा। तो आंसर माइनस का 1,2। इसका आंसर ऑप्शन बी है, -1,2। ठीक है, 21 का बी है आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बिंदु -3,5 का भुज क्या है? भुज पहले वाले को कहते हैं। भुज पहला वाला होता है और दूसरा वाला होता है कोटि। पहला वाला भुज कहलाता है, दूसरे वाला कोटि। तो इसके अनुसार बिंदु -3,5 का भुज -3 होगा, ये भुज हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? सॉरी, ये नहीं, 5 हो जाएगा मेरा कोटि। मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। तो भाई यदि क्वेश्चन भुज पूछा गया है तो क्वेश्चन कोटि भी आपसे जरूर पूछा जा सकता है। चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक। द्वितीय चतुर्थांश मतलब सेकंड वाला पार्ट, जिसमें x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो बस देख लीजिए, ये नहीं होगा, इसमें दोनों नेगेटिव है, नहीं होगा, इसमें दूसरा वाला नेगेटिव है, नहीं होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है, माइनस का 2,3। सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को ही हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। क्वाड्रेंट को ही हिंदी में चतुर्थांश बोला जाता है। 24वां क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक ये है, यानी यदि मैं इसे ऐसे बनाऊं ए बी सी, ए की वैल्यू -3,0 दे रखा है, बी की वैल्यू 5,-2 दे रखा है, सी की वैल्यू -8,5 दे रखा है। तो मुझे इसके नियामक, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये दिखाना है, ये वाला। तो ये केंद्रक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो इसका केंद्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, माइनस का 3 प्लस का 5 माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 3, 0 प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 3। यही आ रहा है ना? हाँ, -3 और -8, माइनस का 11 होगा। अब माइनस के 11 में से प्लस का 5 जाएगा, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। माइनस के 11 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 6/3 बचेगा, ये बचेगा प्लस का 3/3। यदि इसे डिवाइड करूंगा तो माइनस का 2 और इसे डिवाइड करूंगा तो 1। तो इसका आंसर -2,1 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलो, हाँ, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। यानी मैं जानता हूं कि समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री का होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 45 ये 45 होगा। समकोण त्रिभुज में ऐसा पॉसिबल, ऐसा मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन एक एंगल, मिड वाला एंगल 90 डिग्री का जरूर होता है। और हम जानते हैं, वी नो दैट, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो अपोजिट
या अदर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री जरूर होगा। यदि एंगल सी उन्होंने 90 डिग्री दे रखा है तो एंगल ए और एंगल बी दोनों 90 डिग्री के होंगे, दोनों, एक नहीं कह रहा हूं मैं, दोनों। तो cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। देखो ना, एक एंगल 90 डिग्री दे रखा है तो दो एंगल बचे, दो एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो भाई एक एंगल ए एक एंगल बी दोनों 90 डिग्री के हैं, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और 28 सेंटीमीटर आपको डी दे रखा है, डी बराबर 28 दे रखा है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ। बस यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू 22/7 इंटू में 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 22 चौका 88, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 26 का बी सॉल्यूशन भी करता हुआ जा रहा हूं मैं, तो आप प्लीज ध्यान देंगे। वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा, जीवा का मतलब होता है जो सर्कल के दो पॉइंट को मिलाए। तो ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी, लेकिन सबसे बड़ी जीवा वो होती है जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होके जाए। ठीक है, तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास। सबसे छोटी पूछे तो नहीं बता सकते हो, सबसे छोटी नहीं, कोई कहेगा ये सबसे छोटी है, मैं इसे ये भी एक लाइन बना दूं, ये भी एक लाइन बना दूं, सबसे छोटी नहीं कही जा सकती, लेकिन सबसे लंबी जीवा हम व्यास मीन्स डायमीटर जरूर बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान tan थीटा और cos थीटा को मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूं। तो tan थीटा से tan थीटा गया, वैल्यू 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मैच करता है। tan 45 अपॉन cot 55 प्लस cot 78 अपॉन tan 12 डिग्री की वैल्यू। tan 35 है तो मैं इसे tan 90 माइनस 55 लिख सकता हूं। आपने क्वाड्रेंट वाला पार्ट पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो क्वेश्चन आप इजीली कर देंगे। इसको मैं नहीं चेंज करूंगा, cot 55 डिग्री प्लस cot 78 है तो मैं इसे cot 90 माइनस 12 डिग्री लिख सकता हूं, अपॉन में tan 12 डिग्री। tan 90 माइनस 55 cos 55 कहलाता है, क्योंकि 90 और 270 डिग्री पे 90 डिग्री से चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए एंगल चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। अब ये हो जाएगा 270 डिग्री, इधर जाए या इधर जाए एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। cot 55 डिग्री अपॉन में cot 55 डिग्री प्लस इसको भी हम tan 12 डिग्री लिख सकते हैं, अपॉन में इसे भी हम tan 12 डिग्री लिख सकते हैं। cot से cot गया, tan से tan गया, 1 + 1 = 2। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। यदि sin थीटा बराबर a/b है, इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा, फॉर्मूला बता देता हूं। cos थीटा बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फाइंड योर करेक्ट आंसर, फाइंड योर करेक्ट आंसर। ठीक है, cos थीटा की फॉर्मूला 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। इसमें पुट कर लेकर आंसर लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। साइन थीटा बराबर cos थीटा, कमेंट सेक्शन CS लिख दूंगा तो कमेंट सेक्शन में जवाब देना है उसका, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ, रिपीटेड है। देख रहे हो 2021 का पेपर है, ये कितना इजी आया था। तो आपका पेपर का वे इसी वे में बनेगा, इसलिए कोई घबराना नहीं। ठीक है, घबराना नहीं। √tan 2 थीटा बराबर, ये मैं करा देता हूँ, √tan 2 थीटा बराबर ये है, तो tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3/में √3। अब बताओ, मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ? भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ, नीचे अंडर रूट में फंक्शन नहीं रहना चाहिए। तो √3 से √3 काट दिया, तो tan 2 थीटा बराबर कितना हो गया? √3। तो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। tan 60 डिग्री, किसी ने आंसर 60 डिग्री ठोका ना तो मार खाएगा, गलत है 60 डिग्री। अभी देखो tan से tan गया, क्योंकि थीटा का वैल्यू पूछ रहा है।
2 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री और 2 इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो आंसर 30 डिग्री है, ना कि 60 डिग्री। कई लोग बच्चे होते हैं जल्दबाजी में 60 डिग्री ठोक के आ जाएंगे, क्योंकि देखेंगे √3 tan 60 की वैल्यू है, ठोक दिया। ऐसे ठोकोगे तो मैं तुम्हें ठोक दूंगा, ठीक है। √30 डिग्री वैल्यू है इसका, इसलिए मैंने क्वेश्चन करा दिया था, नहीं तो मैं ये भी होमवर्क में ही देता। सेक 90 माइनस थीटा, कमेंट सेक्शन में। आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश में ध्यान आ जाता है ना, इसलिए। आपको हिंदी में तो लिखा ही हुआ है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू त्रिज्यीय खंड यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन चेक करो, पाई अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा क्योंकि उन्होंने रेडियस को कैपिटल आर लिया है। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है 100%, ठीक है। और यदि आपसे त्रिज्यीय खंड का परिमाप पूछता तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये त्रिज्यीय खंड के परिमाप का फॉर्मूला है, ये त्रिज्यीय खंड के परिमाप का फॉर्मूला है और ये त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। बात समझ में आई? इंपोर्टेंट है, लिख लेना, इस पे सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। 35 है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात यानी 9:4 है, तो उनकी परिधि मतलब मैंने एक को 2 पाई r1 मान लिया, एक को मैंने 2 पाई r2 मान लिया। 2 पाई से 2 पाई गया तो r1 अपॉन में r2 चाहिए। क्षेत्रफल का वो दे रखा है तो ठीक है, पाई r1 का स्क्वायर अपॉन में पाई r2 का स्क्वायर। कितना दे रखा है, 9/4। पाई से पाई गया तो ये 3/2, इसका आंसर 3/2 है। देख लो, r1 तो इधर चला जाएगा ना, ये r1 अपॉन r2 इधर अंडर रूट में चला जाएगा, 9/4 और 9/4 का अंडर रूट 3/2 होता है। और यहीं पे रेडियस का ही पूछ रहा था तो मैंने रेडियस का क्या डाल दिया, 3/2। बात समझ में आई? ऐसा क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर पेपर 2022 में भी आया था, चेक कर लेना, चेक कर लेना। आर्थ त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वहां पे 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोल यानी ये वाला लंबा साइड, इसका तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पूरे का, और इसका भी तो होगा, तो ये भी जुड़ जाता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। भाई ये वाला पार्ट कहाँ गया, तुमने इसका तो ले लिया, ये वाला कहाँ गया। किसी बेलन की आधार की त्रिज्या यानी r बराबर कितनी दे रखी है आपको, 2 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 2 इंटू 2 और हाइट दे रखी है 14, 7 2 जा 14, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 22 अट्ठे 176, 22 अट्ठे 176। टेबल तो याद रहने चाहिए भाई, टेबल याद रहेगा तो क्वेश्चन को जल्दी टैकल कर पाओगे। यदि किसी गोले का व्यास यानी d बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो मैंने रेडियस निकाल लिया, रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का ही होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, शंकु का होता है, ठीक है। तो हाँ 4/3 पाई आर क्यूब ही होता है, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब यानी 7 का क्यूब, ठीक है। इससे काटूंगा तो 1 7 वाला पार्ट चला जाएगा, तो क्या बचेगा 4/3 इंटू 22 इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है। 22 चौक 88 और 7 सत्ते 49 डिवाइडेड बाई 3, एक में ही हो रहा है डिवाइडेड बाई 3, यही आंसर हो जाएगा। और देख लो यूनिट डिग्री देखते हैं तो 8 9 जा कितना हो जाएगा 72 और 2 भी आ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है। चलो, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या यानी r बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो वक्र पृष्ठ यानी पाई आर एल वैल्यू पुट कर लेना इसमें, ठीक है।
ये शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पाई आर एल। ठीक है, तो ये आप कर लेना। ठीक है, और टोटल यदि पूछे संपूर्ण का वो क्या हो जाएगा, तो हो जाता है 2 पाई आर प्लस पाई आर एल। पाई आर ये हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये होता है पूरे का। ठीक है, चलो वैल्यू पुट कर लेना। यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, यानी 6 इंटू ए कितनी है 5, तो 5 5 जा 25, बचे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला याद होगा तो जल्दी कर दोगे। ये घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यार मुझे फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएगा। फॉर्मूला जिसे याद नहीं है वो सोचता है विदाउट फॉर्मूले तो ये सब क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, ये बात लिख के ले लो। और कोई तरीका ही नहीं है। जैसे भाई ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला याद नहीं है तो वैल्यू पुट पुट करके तो कर सकते हो ना, इसमें तो पुट 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 कहाँ करोगे, पुट कहाँ करोगे। ठीक है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। भाई यदि फर्स्ट n और नेचुरल नंबर का सम पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है n², यानी टोटल नंबर का स्क्वायर। टोटल नंबर 20 है तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, तो इसका आंसर सी। ठीक है, और यदि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम पूछे, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये होता है। चलो 27 ये कमेंट सेक्शन में ढूंढ लेना। सबसे ज्यादा बार जिस नंबर की आवृत्ति होती है, सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर ही बहुलक कहलाता है। सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर, सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर, ठीक है, वही बहुलक कहलाता है। ए और बी का समांतर माध्य, a+b/2। भाई समांतर माध्य मतलब क्या, मीन। तो और हाँ, गुणोत्तर माध्य पूछे तो, यहाँ तो समांतर माध्य पूछा, गुणोत्तर माध्य पूछे तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी तो गुणोत्तर माध्य ए बी ऐसे हो जाता है। ठीक है, हार्मोनिक मीन भी होता है, हिंदी में नहीं मालूम है लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। गुणोत्तर माध्य पूछ ले तो √AB, समांतर माध्य पूछ ले तो a+b/2। किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक इतना है। 1 मिनट, क्लास चल रही है? हाँ सब ठीक है। अरे वो अचानक बंद हो गया था। ठीक है, हाँ, किसी बारंबारती सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 2844 है। तो एक तरफ से, हाँ, आप इसे कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिख लो, 3 मीडियन इक्वल में मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन अभी लिखवा दूंगा, 3 मीडियन इक्वल में मोड प्लस 2 मीन। ये इंग्लिश में और हिंदी में क्या हो जाएगा, 3 माध्यिका। 3 माध्यिका लिख लो, इंपॉर्टेंट है। मोड का मतलब बहुलक, बहुलक प्लस 2 माध्य, 2 माध्य। ठीक है, ये फॉर्मूला है, 2 माध्य। यहां पुट करके देख लेते हैं। 3 माध्यिका, क्योंकि माध्यिका की वैल्यू नहीं देखे तो माध्यिका को हम m से दिखा देते हैं। ठीक है, मीडियन इंग्लिश में लिखना ज्यादा इस पे इजी रहता है। बहुलक कितना है 16 प्लस 2 इंटू 28। ठीक है, माध्य 28 दे रखा है ना, बहुलक 16 दे रखा है। ठीक है, तो 3m इक्वल में 16 प्लस 28 2 56। 3m बराबर कितना हो जाएगा, 6 6 12 5 1 6 1 7 72।
तो m की वैल्यू हो गई 72/3, इसे डिवाइड करूंगा तो 24। आंसर नंबर ऑप्शन सी 24। कोई भी इन दोनों का सम मत कर देना कि 28 + 16 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, फंस जाओगे, क्योंकि 28 + 16 कितना होता है 44, 44 डिवाइडेड बाई 22, ठीक है। मीन निकाला जाता है इसे, तो इसलिए ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। मैं आपको कहता हूं 10 क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस ही आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पे पूछ सकता है, तो 100 में से आप सारे के सारे फॉर्मूला रट मारना, ठीक है। रट लोगे तो नहीं, यदि नहीं डाटा जा रहा है भाई, आपको समझना है तो आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी समझना चाहते हो तो मैं फॉर्मूले को वेरीफाई करके भी दिखा सकता हूं, ठीक है। चलो, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, 3 मीडियन इक्वल में मोड प्लस 2 मीन। हिंदी में वो मैंने लिख दिया है, आप देख लेना। कि माध्यिका कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑड नंबर है, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 1, ठीक है। तो सॉरी 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4, यानी चौथे नंबर पे जो भी होगा, ठीक है। इवन में क्या होता है n/2 कर देते हो, ऑड में क्या होता है n+1/2 टर्म बोल देते हो, है ना। तो ये होता है। तो पहले आप इसे असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। सबसे पहले आप इसे आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। आरोही क्रम में अरेंज करने के बाद जो भी चौथे नंबर पे टर्म होगा वही आपका क्या कहलाएगा, मीडियन। चेक कर लेते हैं, 1 2, 1 2 के बाद 4 5, इसका आंसर 5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चेक कर लेना एक बार, 1 2 4 5, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रभु, इसका आंसर आप दीजिएगा। ये क्वेश्चन में सेम मैंने अभी कराया है, मतलब रात में जो वीडियो अपलोड हुई होगी उसमें करवाया है। निश्चित घटना की प्रायिकता, ये तो जग जाहिर है बात। एक ठोस गोले की त्रिज्या यानी r बराबर कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर, पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई, तो बेलन सिलेंडर हम क्या लगा सकते हैं 2πRh, ठीक है। और जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई बताइए। एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया, ठीक है, 2πRh बना दिया गया, ठीक है। और उसकी भी त्रिज्या, ठीक है। कुछ डेटा क्लियर नहीं है क्या। ए मेटेलिक सॉलिड, एक मिनट, एक मिनट जरा मैं ना इसे इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, ठीक है। ए मेटेलिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज मेल्ट यानी पिघलाया गया, यानी इसके वॉल्यूम में डिफरेंस आया होगा, फ्रॉम फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। यानी मेटेलिक रेडियस है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैं आपको हिंदी में भी करा दूंगा, 1 मिनट आप रुक जाइए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता हो जाएगा 4/3πr³, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा πr²h, पाई से पाई चला गया, r² चाहिए, तो 4/3 r इक्वल में h। r कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो 4/3 × 9 इक्वल में h, 3 3 जा 9, तो h की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में, ठीक है। अब देख लीजिए वाला क्वेश्चन, वो हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है ना समझने, इसलिए इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया। एक बार बताओ, मैं यदि एक आकार को दूसरे आकार में चेंज करूं तो उसकी पूरी आकृति चेंज हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में भी डिफरेंस आएगा। और आपने मेल्ट किया गया है, मेल्ट मतलब लिक्विड पार्ट, जब भी लिक्विड का पार्ट की बात करता है तो आपको हमेशा वॉल्यूम ही दिखाना है। क्यों, लिक्विड का अपना कोई क्षेत्रफल नहीं होता भाई। लिक्विड को यदि मैं एक गिलास में इतने से गिलास में डाल दूं तो भी वो उतना आकार में आ जाएगा, और मैं उसे फैला दूं थाली में तो भी उतने बड़े आकार में आ जाएगा। तो हम उसके आयतन की बात करते हैं, ना कि क्षेत्रफल की। तो हम यहाँ पे आयतन की बात करेंगे। तो पहले एक ठोस गोला, गोले को ही बोलते हैं स्फीयर,
तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन इक्वल में ठोस बेलन बनाया गया, यानी यहाँ हम क्या लिख देंगे, बेलन का आयतन, यहाँ लिख देंगे हम बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से पाई चला गया, आर क्यूब से आर स्क्वायर चला गया, तो इस पे एक आर बचा है तो लिख लो 4/3 इंटू आर इक्वल में एच। और यहाँ पे आर क्या दे रखा है ठोस गोले में, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, यानी 4/3 इंटू 9 इक्वल में एच। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो एच की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 12 सेंटीमीटर। समझ में आया ना, मैंने एक बार एक समझाया कि यदि मोबाइल लिक्विड पार्ट की बात करता है तो आपको हमेशा आयतन बताना है, क्योंकि उसका कोई निश्चित क्षेत्रफल नहीं होता, सर्टेन एरिया नहीं होता, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उस जमीन, ये सीएस में बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देखते हैं किस किस को आता है। और हाँ, कोई से क्वेश्चन का जवाब देना नहीं देना इसका जरूर देना, इतना तो कर ही सकते हो। याद रखना, ऊंचाई एवं जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी जितनी हाइट है, बंद हो गया, ये इक्वली हाइट पे है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे एंगल भी इक्वली होगा। अब सोच लो, 0 डिग्री तो कर मत देना कोई भी, 0 डिग्री कोई नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। यदि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं, कई बार करा चुका हूं सीएस में, कई बार करा चुका हूं, बहुत सारे क्वेश्चन कराने, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 0 से शेषफल आर के लिए सीएस में। आगे जो तो करा चुका हूं, वो मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर, ये भी करा चुका हूं। यहाँ पे ये पुट कर देना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल में 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश में देखना पड़ेगा, एक मिनट। रियल एंड इक्वल, यदि 0 से मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाए तो रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो आप आंसर चेक कर लेना, 3 थीटा बराबर कॉस CS कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये सब हम क्वेश्चन कर चुके हैं। मुझे ये मतलब 5 साल के पेपर सॉल्व कराने हैं, तो जल्दी जल्दी थोड़ा कराना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे में हम खत्म भी नहीं कर पाएंगे। कॉस अल्फा प्लस बीटा, हाँ ये देख लो, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, ये वाला देख लो, कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 डिग्री कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 90 डिग्री की। कॉस से कॉस चला गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 90 डिग्री। ठीक है, एक मिनट, बहुत देर से लाइव क्लास करने की कोशिश कर रहा था, बहुत देर से रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए तबीयत ठीक नहीं लग रहा। 7 क्वेश्चन तक कर लेते हैं, उसके बाद अगली क्लास आपको फिर शाम को तो देनी है ही, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर लूंगा कल सुबह में उठ के। जागा नहीं जा रहा, तबीयत डाउन होती जा रही है। हाँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम 90 डिग्री माइनस का बीटा। ठीक है, अब चलो यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू निकाल देते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। 90 डिग्री माइनस अल्फा यहाँ पे पुट कर दो, साइन अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या 90 डिग्री, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का अल्फा। एक मिनट उल्टा करते अल्फा बराबर अल्फा बराबर ही करें क्या, हाँ 90 डिग्री माइनस बीटा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, अब साइन अल्फा की जगह क्या पुट करूंगा 90 डिग्री माइनस का बीटा और माइनस का बीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस का 2 बीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो और साइन 90 यानी यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, यानी ये भी पॉजिटिव ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस 2 बीटा। ठीक है, समझ में आया, कॉस 2 बीटा, इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसको मैं रब कर देता हूँ, पता लग जाए कॉस 2 बीटा। ठीक है,
साइन एक्स प्लस वाई बराबर 14 है, एक्स माइनस वाई बराबर 4 है। इंडिविजुअल वैल्यू पुट करके देखो, 2 + 4 करूंगा तो 14 नहीं आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि देखो ना एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 5, 9 + 5 14 होता है और 9 में से 5 किया 4 होता है, तो आंसर नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर ले आओ। एमसीक्यू में तो कर सकते हैं ना, ये सब्जेक्टिव में नहीं पता लगता है लेकिन एमसीक्यू में तो पता लगता है। 56 एंगल एबीसी में एंगल डीईएफ में दिया है, तो AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन FD। तो इसका आंसर आई थिंक एंगल सी, ABC बराबर DEF समरूप है ना, तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। एक बार आप इसे चेक कर लेना। इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन ए है। क्या त्रिभुज एबीसी में डी, ये दे रखा है, ये ए बी सी और ये डी ई है, हाँ। तो ए डी की वैल्यू 2.4, ए ई की वैल्यू 3.2, ई सी की वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू दे रखी है 4.8, तो ए बी ये पूरा निकालना है। तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो पूरा कितना हो जाएगा 2.4 प्लस x, तो ये x की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में तो उसको सम कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई x इक्वल में 3.2 अपॉन में 4.8। यहां से x की वैल्यू निकालने के बाद पॉइंट से पॉइंट हटाया, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ये जाएगा 12 यानी 1.2 के टाइम में, तो x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 3.6। तो ये वैल्यू मिल गई मुझे 3.6। आंसर 3.6 नहीं है क्योंकि आपसे ए बी की लेंथ पूछी है, यानी ए से लेके बी तक, तो इसमें 2.4 भी आपको ऐड करना पड़ेगा और इसका आंसर हो जाएगा 6.0 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। देख लेना आप एक बार, हाँ अच्छा क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर बी। क्लास को हम आप यहीं रोकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। हो सकता है कि आज शाम तक ही मिल जाए, ये तो आपको मॉर्निंग में अपलोड हो ही जाएगी, हो सकता है शाम तक ही मिल जाए, ठीक है। थोड़ा तबीयत ठीक रहता है तो मैं शाम को ही अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। नहीं तो कल मॉर्निंग में आपको मिल ही जाएगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे। अब 5 साल के पेपर तो मैं सॉल्व करा दूंगा, अब बस सब्जेक्टिव पढ़ लेना, ठीक है। सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, इसी पेपर के सब्जेक्टिव भी होगा, 100 क्वेश्चन के बाद सब्जेक्टिव भी होगा। बात समझ में आ रही है, 100 क्वेश्चन के बाद सब्जेक्टिव भी होगा, तो परेशान मत हो। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जिसे आप थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं वो भी कराऊंगा मैं, और पाइथागोरस थ्योरम वो भी कराऊंगा मैं, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से 3 से 4 मिनट की वीडियो बना दूंगा और अच्छे वे में समझा दूंगा, ठीक है। पाइथागोरस पर में ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना नहीं जाइएगा, ठीक है। और जो भी आंसर मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा है आप उसके जवाब जरूर देना, ठीक है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सभी का दिल से हार्दिक थैंक यू।